वेलकम फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने देखा था, कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। वहाँ पे अपन ने कॉस्टिंग पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, और फाइनली जो है कॉस्ट अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो देखी थी। यहाँ अपन आगे देखते हैं कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या क्या आएंगे अपनी कॉस्टिंग के, उसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम लोगों को क्या रिसीव होगा, क्या अपन जान पाएंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद में अपन जो कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कॉस्ट का यूनिट कौन से होंगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद में जो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के कॉस्ट सेंटर होंगे, वो कॉस्ट सेंटर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो कॉस्ट है कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा उसके बारे में कुछ एक प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो चले आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले अपन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है कि कोई भी अमाउंट आपने एक्सपेंस कर दी है जो एट्रीब्यूटेबल है किसके ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी थिंग्स के ऊपर, किसी सर्विस के ऊपर या किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो ये कंजम्पशन ऑफ असेट्स फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग ऑफ रेवेन्यू। तो अगर कोई भी असेट्स कंज्यूम हो जाती है और वो कहाँ कंज्यूम हो रही है, रेवेन्यू जनरेट करने में कंज्यूम हो रही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। अगर अपन कॉस्ट के एलिमेंट की बात करें तो कॉस्ट के एलिमेंट को अपन तीन प्रकार भागों में बांटा अपन ने। सबसे पहला इसको अपन एलिमेंट को अपन मटेरियल रखा, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। मटेरियल का अपन जानते हैं, मटेरियल मतलब किस वस्तु से कोई चीज़ बनी है उसी को अपन मटेरियल बोलेंगे। लेबर मतलब उस वस्तु को बनाने में जो वर्कर लगे हैं उनको जो पैसा दे रहे हैं वो लेबर कॉस्ट हो गई। और तीसरा एक्सपेंसेस कॉस्ट, मटेरियल और लेबर के अलावा अगर किसी प्रकार की कोई एक्सपेंसेस किया है आपने तो उसमें एक्सपेंसेस कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। अब अपन मटेरियल की बात करें। सबसे पहले मटेरियल का मतलब ये वो सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा किसी प्रोडक्ट को बनाया गया है। इट में बी इन रो और ए मैन्युफैक्चर्ड स्टेट। जो मटेरियल होता है वो रो भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने अभी लोहा ख़रीदा है तो अभी वो रो मटेरियल होगा। और उस लोहे से आप कोई इक्विपमेंट बना देते हो, कोई मशीन बना देते हो, तो वो अब वो रो मटेरियल नहीं बचा, वो फिनिश प्रोडक्ट बचा। उस फिनिश प्रोडक्ट में अपना मटेरियल अपने को देखना पड़ेगा। और अगर अपन मटेरियल की बात करें तो ये डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल में क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल से क्या मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिससे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप असाइन कर सकते हो, पर्टिकुलर को सर्विस दी उस सर्विस को आप असाइन कर सकते हो, तो उस मटेरियल को अपन डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई टेबल बनाई है तो टेबल में जो आप वुड खरीद के लाए हो, जो लकड़ी खरीद के लाए हो, उसके लिए वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। बट आपकी जो फर्नीचर की कंपनी है उस फर्नीचर की कंपनी में आपने मान लो कि कोई ऐसा मटेरियल ख़रीद के लेके आ रहे हो जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है, उसका एक डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। जैसे मान लो कि आप कोई कंज्यूमेबल स्टोर या ग्रीस या ऑयल लेके आ रहे हो जो एक पर्टिकुलर मशीन में लगाया जा रहा है, और उस मशीन के ऊपर बहुत सारा फर्नीचर बना रहे हो, उस पर टेबल भी बना रहे हो, उस पर चेयर भी बना रहे हो, उसके ऊपर आप सोफ़ा सेट भी बना रहे हो, तो उस सिचुएशन में उस ग्रीस को आप न तो इस अपन
पर्टिकुलरली अपन ये नहीं बोल सकते कि ये टेबल में लग गया है या ग्रीस टेबल के ऊपर लगी हुई कॉस्ट है या सोफ़ा सेट के ऊपर लगी हुई कॉस्ट है या चेयर के ऊपर लगी हुई कॉस्ट। तो इस सिचुएशन में ये ग्रीस और कंज्यूमेबल इनडायरेक्ट मटेरियल बन जाएंगे। ये यहाँ पे वही बात हुई, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज टू सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस उसको सपोर्ट करने के लिए अपन इसको यूज करेंगे। इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर, जैसे अपन एक इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर के थ्रू अपन इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट में ही लगा। एग्जाम्पल कंज्यूमेबल स्टोर बताया, ऑयल हो गया, ग्रीज हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल हो गया। अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट क्या होती है? दिस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉय और लेबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, उस वर्कर को जो अपन पेमेंट कर रहे हैं वो उसके क्या कहलाएगी? लेबर कहलाएगी। द वर्क फोर्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड द लेबर। अब लेबर को ये कैसे डिफाइन कर रहा है? वो वर्क फोर्स जो इनडायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल में ट्रांसफ़र करते हैं, उस वर्क फोर्स को क्या बोला है? लेबर। अब लेबर भी दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जिस प्रकार से अपन ने डायरेक्ट मटेरियल को क्लासिफाई किया था, उसी प्रकार से अपने लेबर को भी दो भागों में बांट दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने में इनकर किया गया, इसको डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि the direct labor consists of that portion of labor cost that can be easily traced to a product। जैसे मान लो कि एक आपने वर्कर बुलाया और वर्कर एक टेबल बना के जाता है और उसको आप पेमेंट करते हो, तो वो उसको जो लेबर का जो आपने पेमेंट किया वो डायरेक्ट लेबर होगा, क्योंकि डायरेक्टली वो उस पर्टिकुलर टेबल के लिए लगाया गया है। इनडायरेक्ट लेबर की जैसे बात किया है, ऐसा लेबर जिसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस को आप असाइन नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट लेबर होता है। द इनडायरेक्ट लेबर इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन दोज एम्प्लॉय हु डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विथ फाइनल प्रोडक्ट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मेंटेनेंस वर्कर होगा, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो गया। तो जो सिक्योरिटी गार्ड को आपने जो पेमेंट दे रहे हो, तो वो भी एक्चुअल में वर्कर है, पर वो उस जैसे मैन्युफैक्चर जो फर्नीचर कंपनी थी उसमें फ़र्नीचर बनाने का काम नहीं करता, तो किसी पर्टिकुलर अपन किसी टेबल या सोफ़ा के लिए अपन उसको असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है। तो इस सिचुएशन में इसको अपन इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। अदर एक्सपेंसेस की बात किया तो अदर एक्सपेंसेस को भी जिस प्रकार से अपन क्लासीफाई करते आए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप अलोकेट कर सकते हो, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो। जैसे मान लो कोई मशीन आपने हायर की है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस जिसको डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देंगे। और ये किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट को असाइन नहीं हो पाता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक पूरे डिपार्टमेंट को असाइन किया जाता है और वहाँ से उसको डिफरेंट भाग में अपन बांटते हैं। तो ये ओवरहेड की श्रेणी में आते हैं, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे ओवरहेड के चैप्टर्स में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे उन्होंने कुछ एक उदाहरण दिया, जैसे मान लो टेलीफोन है, तो किसी फर्नीचर की कंपनी में टेलीफोन एक ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो टेबल जो बनाने वाले वर्कर है वो किसी दूसरे टेलीफोन से बात करेंगे, चेयर बनाने वाले दूसरे टेलीफोन से, कॉमन है। तो उस एक्सपेंसेस को अपन डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये इस सोफ़ा की जो प्रोडक्ट लाइन है उसको दे या चेयर की प्रोडक्ट लाइन को दे। तो इन प्रकार के एक्सपेंसेस को अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अदर इसमें जो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे रेंट, जैसे उस फैक्ट्री है जहाँ पे अपन फर्नीचर बना रहे हैं, उस फैक्ट्री का पूरा रेंट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, उसको भी अपने को अलग बांटना पड़ेगा। अपन डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते ये टेबल के लिए पेमेंट किया है या चेयर के लिए पेमेंट किया। इसी प्रकार से लाइटिंग हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया उस बिल्डिंग का, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन कर्क रूप में देख रहे हैं, जैसे जो अब तक अपन ने पढ़ा कि एलिमेंट वाइज अपन ने कॉस्ट को 3 भागों में बांटा, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस।
फिर मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांट देते हैं, लेबर को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और अदर एक्सपेंसेस को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो इनडायरेक्ट वाला है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर तीनों को जोड़ दे तो अपन एक टर्म से इनको बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे अपन ओवरहेड। क्या बोलेंगे? ओवरहेड, ऊपरी व्यय। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ने पे अपन को एक चीज़ प्राप्त होगी, उसको बोलेंगे अपन ओवरहेड। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, जब अपन ओवरहेड का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे अपन फिर से इस चीज़ को पढ़ेंगे। और जब अपन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन जोड़ दें, किसको? तीनों डायरेक्ट को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, अपने को जो चीज़ प्राप्त होगी उसको अपन बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जब अपन थर्ड या सेकंड यूनिट पढ़ेंगे उस टाइम पे अपन कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, वहाँ पे अपने ये काम में आएगा। इसके बाद में अपन सेकंड टॉपिक में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके डिफरेंट बेसिस है इसको क्लासीफाई करने के लिए। सबसे पहले अगर अपन टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करिए, नेचर के बेसिस पे क्लासीफाई है, ट्रेस करने के बेसिस पे क्लासीफाई करें, प्रोडक्ट के बेसिस पे क्लासीफाई करें, और इसमें चेंज इन एक्टिविटीज़ के बेसिस या वॉल्यूम के बेसिस पे अपन क्लासीफाई करें, फंक्शन के बेसिस पे भी हो सकती है, अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे भी हो सकती है, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे हो सकती है, और डिसीजन मेकिंग पर्पज़ और एनालिटिकल पर्पज़ के बेसिस पे भी हो सकती है, और अदर भी बहुत से बेसिस जिसके बेसिस पे अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अपन सबसे पहला देख रहे हैं टाइम के बेसिस में। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट टाइम बेसिस में। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? ये कॉस्ट अपन तभी निर्धारण कर सकते हैं जब एक्चुअल में कॉस्ट इनकर कर दी गई हो। जैसे मान लो कि आपने कोई कंपनी है, वो फर्नीचर वाली कंपनी है, वो कोई टेलीफोन का इंस्टॉलेशन करवाती है, तो उस टेलीफोन को इंस्टॉल करने पे कितना खर्चा हुआ है, एक्चुअल में खर्च होने के बाद में ही उसका पता लगाया जा सकता है, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे। हिस्टोरिकल मतलब जो बीत चुका, तो ऐसी एक्सपेंसेस जो इनकर हो चुका, ऐसी कॉस्ट जो इनकर हो चुकी है, उसको अपन बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा अगर बात करें तो इसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के बारे में बात करें। प्री मतलब पहले, डिटरमाइंड मतलब निर्धारित। अगर ऐसी कॉस्ट जिसको अपन लगाने से पहले पूर्व ही निर्धारित कर लें तो उसको अपन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बोलेंगे। तो इस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को अपन आगे दो भागों में बांट दिया है। पहला एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो अगर अपन एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है, उसको ख़रीदने या उसको बनाने से पहले ही अपन उसके बारे में अनुमान लगा के कोई लागत का निर्धारण करते हैं, तो उससे एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलेंगे। दूसरी स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होगा कि जो पिछले सालों में अपन ने कॉस्ट लगाई हो, उसका साइंटिफिकली अपन एनालिसिस करते हुए अगर अपन कॉस्ट का निर्धारण करें तो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलेंगे। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट एक रा डेटा होता है। रा डेटा मतलब इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत कम होता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद नेचर की बात करें तो अपन ने देखा था कि जैसे अपन ने एलिमेंट के नेचर की बात करें तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस अपन ने वहाँ पे पहले देखा था एलिमेंट वाइज पे। तो वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेबर में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ट्रेसेबिलिटी के बात में क्या बात करें तो अगर जैसे कॉस्ट है उसको आप किस प्रकार से ट्रेस कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे आप ट्रेस कर सकते हो, या पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे आप ट्रेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार दो भागों में बांट दिया, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे किसी कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हो, पर्टिकुलर सर्विस के बेसिस पे, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे अगर उसको आप ट्रेस कर सकते हो तो उस प्रकार की कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। एग्जांपल दिया जैसे इसको जो वुड है फर्नीचर बनाने में आप काम में ले रहे हो तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर आप इसको इन सब के बेसिस पे आप ट्रेस करके उस कॉस्ट तक नहीं पहुंच सकते तो उस सिचुएशन में उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। जैसे जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको अगर आप सैलरी दे रहे हो तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में का मैनेजर वो एक ही होगा और वो सब प्रकार के प्रोडक्ट उसी फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगी।
अब बात कर रहे हैं एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कॉस्ट में बात कर रहे हैं तो द प्रोडक्ट कॉस्ट आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वैल्यू द पीरियड कॉस्ट आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यू। तो पीरियड कॉस्ट क्या होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड या अवधि के लिए लगाई जाती है। जैसे मान लो कि आपने कोई भी माल ख़रीदा है और उस माल को गोडाउन में रख दिया, उस गोडाउन में रखने के बाद में उस गोडाउन का इंश्योरेंस कराते हो, तो ये पर्टिकुलर पीरियड का होगा, तो इसको अपन बोलेंगे पीरियड कॉस्ट। जब अपन इन्वेंट्री मतलब यहाँ स्टॉक से है, जब आप स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे तो जो उस गोडाउन का आपने इंश्योरेंस कराया उसके एक्सपेंसेस जो आपने उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए इंश्योरेंस पे, वो वैल्यू भी, वो कॉस्ट भी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होगी। जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे उस टाइम पे उसको भी उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो उसके बाद में इसने बोला इट कंप्राइज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जब प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है तो प्रोडक्ट कॉस्ट में पीरियड कॉस्ट भी इंक्लूड हो गए, पहला पॉइंट से तो ये है। दूसरा क्या बोलता है, इट कंप्राइज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें सब आएगा, डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, डायरेक्ट लेबर भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी होंगे, इसके अंदर इंक्लूड होंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट आर यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री विच इज ऑन इन द बैलेंस शीट एज एसेट्स टिल दे आर सोल्ड। जब तक अपन प्रोडक्ट को अपन सोल्ड नहीं करते तब तक कि उस प्रोडक्ट की जो पूरी की पूरी कॉस्ट है वो जो स्टॉक के वैल्यू के अंदर अपने को आएगी और वो बैलेंस शीट में अपने को शो करेगी। ये सब के बारे में बात करा। अगर मान लो ये प्रोडक्ट अभी तक अपन ने बेचा नहीं है तो ये प्रोडक्ट अपने को स्टॉक होगा और ये स्टॉक कहाँ पे, बैलेंस शीट में आएगा। अगर मान लो ये प्रोडक्ट आपने बेच दिया तो जितना भी आपने प्रोडक्ट बेचा उसके ऊपर जो आप तक कॉस्ट लगाई है वो किस में, इनकम स्टेट में चल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तौर पर। अब ये बोल रहा पीरियड कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है। पीरियड कॉस्ट एक टाइम बेसिस पे लगने वाली कॉस्ट होती है, न कि प्रोडक्शन के बेसिस पे। आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, या आप चाहे प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करो तो भी लेना देना नहीं है। ये टाइम के बेसिस पे लगने वाली, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का किराया है तो वो पीरियड कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट आपको देनी ही पड़ेगी चाहे आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर इसी प्रकार से अपन और बोले तो जैसे मान लो फैक्ट्री है उसका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस आपका टाइम बेसिस पे होगा, आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई लेन देन। जो बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है वो टाइम के बेसिस पे होगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की कॉस्ट को अपन पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो अपन ये कुछ एक्सरसाइज है उसमें अपन आइडेंटिफाई करना आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज ए पीरियड कॉस्ट रेदर देन प्रोडक्ट कॉस्ट। जो अपन ने जो नीचे 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होगी और कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। देखो मैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, जो आप वस्तु का निर्माण करने में जो उपकरण काम में लेते हो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है उसकी कॉस्ट की बात कर रहा है। तो जब आप वस्तु को जब इक्विपमेंट को जितना ज़्यादा काम में लगो उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये पीरियड कॉस्ट नहीं होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। दूसरा है प्रॉपर्टी टैक्सेज ऑन हेडक्वार्टर। तो प्रॉपर्टी टैक्सेज हेडक्वार्टर के ऊपर जो लगने वाला है ये टाइम के बेसिस पे लगने वाला है, हर ईयर को लगने वाला है। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है, तो ये पीरियड कॉस्ट हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल को जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, इस वजह से ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। इलेक्ट्रिकल कॉस्ट टू लाइट द प्रोडक्शन फैसिलिटी, अगर आप प्रोडक्शन हार्स बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग लाइट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपनी पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी। सेल्स कमीशन, अब सेल्स कमीशन पे यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको टाइम के बेसिस पे फिक्स कर रखा है तो ये पीरियड कॉस्ट हो जाएगी, और यूनिट के बेसिस पे उसको आपने फिक्स कर रखा है कि इतनी यूनिट बेचोगे तो इतना कमीशन है, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी। तो अपन मान लो कि ये टाइम के बेसिस पे है तो ये पीरियड कॉस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखें कि 2 कॉस्ट, एक तो प्रॉपर्टी टैक्सेज पीरियड कॉस्ट होगी और सेल्स कमीशन पीरियड कॉस्ट होगी। अब 5वीं अगर बात करें अपन क्लासिफिकेशन की, तो अगर वॉल्यूम के बेसिस पे बात करें तो पहली कॉस्ट को अपन बोलेंगे फिक्स कॉस्ट।
यहाँ पे अपन 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किस प्रकार की कॉस्ट होती है कि आप कितना ही प्रोडक्शन क्यों ना करो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, आपकी कॉस्ट फिक्स होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं है। जब तक आपकी एस्टाब्लिश्ड कैपेसिटी के अंतर्गत आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगी। तो इस प्रकार की कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे मान लो कि आपने कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का किराया है, तो आप उसमें चाहे प्रोडक्शन करो या नहीं करो, जैसे मान लो उस फैक्ट्री में आप 50,000 यूनिट तक का प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आप 50,000 यूनिट तक की आपकी जो कॉस्ट आएगी वो फिक्स रहेगी हमेशा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर 50,000 से ज़्यादा करते हो तब उसमें चेंज आएगा। तो विद इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन लिमिट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मान लो उसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हो तो भी आपको उसका रेंट आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि विद द चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम देयर इज़ नथिंग चेंज इन द एक्सपेंसेस यू इनकर्ड। सो अगर इसको ग्राफ के तौर पे अपन रखें तो जैसे इस ग्राफ में अपन एक्स पे अपन वॉल्यूम दिखा देते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम, और वाई एक्स पे अपन अगर फिक्स कॉस्ट को दिखा रहे हैं, जो कॉस्ट अपन इनकर कर रहे हैं, तो उसमें जैसे मान लो कि आप 20,000 पहले जब अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तब भी आपकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ थी। जब आपने 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तब भी आपकी कॉस्ट 1 लाख थी। जब आपने 50,000 का किया तब की आपकी कॉस्ट 1 लाख यूनिट थी, 1 लाख रुपीज़ थी। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो विद इन ए पर्टिकुलर लिमिट में ये फिक्स ही रहती है, इसमें प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है आपको, जो शॉर्ट रन में, मतलब शॉर्ट टाइम में ही कोई कॉस्ट फिक्स हो सकती है, लॉन्ग टाइम में कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती है। ये एक इकोनॉमिक्स का फंडा जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब आप EFM पढ़ रहे थे, वहाँ पे अपन ने देखा था कि जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात होगी तो ये शॉर्ट रन में होगी, शॉर्ट टर्म में होगी, अल्पकालीन में होगी, दीर्घकालीन में कि सभी प्रकार की जो कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती हैं। अब एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि अपना जो टेलीफ़ोन होता था उस टेलीफ़ोन में पर्टिकुलर जैसे 300 या 400 मिनट फिक्स होती थी, तब तक आप उस पर कॉल करोगे उसका फ़िक्स चार्ज ही लगता था, जैसे 300 रुपये। पर जैसे 400 मिनट से ज़्यादा आप कॉल करते हो तो उसके ऊपर कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फ़ीस है 300 विद इन पर्टिकुलर लिमिट, चाहे आप 5 मिनट करोगे तो भी 400 रुपये ही लगेगा, और अगर आप 20 मिनट करोगे तो भी 400 रुपये लगेगा, अगर आप 400 मिनट करो तो भी 400 रुपये लगेगा। पर 401 मिनट करते उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो विद इन ए पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ये फिक्स रहती है। एग्जांपल के थ्रू इसमें अपन यही बात कर रहे हैं कि मंथली मिनट फिक्स आती है और उसको अपने को फिक्स चार्ज अपने को पे करना होता है। अब देखो जो फिक्स कॉस्ट है उसको भी अपन ने फर्दर क्लासीफाई किया है। पहला जो है वो है कमिटेड कॉस्ट है। कमिटेड कॉस्ट मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई भी फैक्ट्री रेंट पे ली है और वो फैक्ट्री रेंट पे लिया, आपने उसने एग्रीमेंट कर रखा है कि हम आपको पर मंथ 20,000 रुपीज़ रेंट का पे करेंगे, तो इस सिचुएशन में ये कॉस्ट कमिटेड होगी। या इंश्योरेंस है तो जो आप फिक्स पे कर रहे हो तो वो भी कमिटेड कॉस्ट होगी। दूसरी पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट, इसके बारे में अपन बात करेंगे। दीज कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड एज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट स्टाफ सर्विसेज। तो ऐसी कॉस्ट जो कोई मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को या कोई हायर अथॉरिटी के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लगा रहे हो तो वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। थर्ड है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी, देखो पहला कमिटेड कॉस्ट, आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको खर्च करना ही पड़ेगा। दूसरा मैनेज्ड कॉस्ट या पॉलिसी कॉस्ट, किसी कोई न्यू पॉलिसी वगैरह आई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लगा रहे हो तो वो पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट में आ जाएगी। थर्ड है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ये मतलब ये अब ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, आप उसको लगाना चाह रहे हो, उस कॉस्ट को इनकर करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। इसमें जैसे मान लो कोई नया सिस्टम डेवलप कर रहे हो, कोई नई रिसर्च में आपको पैसा लगा रहे हो,
तो उस पे ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे, मैनेजमेंट पे क्या इसको लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं। फोर्थ की बात करें, स्टेप कोस्ट की बात है। स्टेप कोस्ट जब इसको देखें, आप ग्राफ को देखिए, जब आपको ये दिखेगा तो ये एक स्टेप के तौर पे सीढ़ी नुमा आकार पे देखेगा। तो जैसे जैसे अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वैसे इसमें कोस्ट के डेटा बदल रहे हैं। इसमें देखिए जैसे जो एक्स है उस पर वॉल्यूम दे रखा है और वाई एक्स पे जो कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट अपनी। ये बताता है जैसे 20,000 यूनिट तक आप चाहे कितना ही भी प्रोडक्शन कीजिए, 20,000 यूनिट तक आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 30,000 रुपये होगी। पर 20,000 से लेके 80,000 यूनिट तक आप कितना ही आप इसमें से कितना ही प्रोडक्शन कीजिए, आपकी कॉस्ट 50 लाख रुपए होगी। जैसे ही आप 80,000 यूनिट और 1 लाख यूनिट के बीच में आप कितना एक्सपेंसेस कीजिए, आपकी कॉस्ट 60,000 रुपये होगी। तो स्टेप लाइक अगर इसको अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आप 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी आपके 25,000 कॉस्ट लगेगी, आप 20,000 यूनिट कर रहे हो तो भी आपके 25,000 रुपये लगेंगे। पर जैसे आप 25,000 यूनिट करोगे, जैसे 20,000 एक यूनिट आप प्रोडक्शन करोगे, आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ के आपकी 50,000 हो जाएगी। क्योंकि इस सिचुएशन में आपको आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो इस सिचुएशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है। अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो अपन कैसे करेंगे, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने जो प्रोड्यूस किए उसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, और अब नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन यूनिट आप बढ़ाओगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होगी। तो देखो ये जो अक्स है नंबर ऑफ ये टेलीफोन के एग्जांपल में बात करें तो नंबर ऑफ़ मिनट्स यूज विद इन मंथली प्लान, नंबर ऑफ़ मिनट्स की बात कर रहा है कि आपने कितना मिनट इसको काम में लिया है। और वाई एक्स पे जो टेलीफोन की जो कॉन्ट्रैक्ट फ़ी उसको यूज़ में लिया। अगर मान लो आपने 1 मिनट काम में लिया तो भी 400 रुपये लगे, तो 1 मिनट का कितना हो गया 400। अगर मान लो आपने 2 मिनट काम में लिए तो भी 400 रुपये, तो पर यूनिट निकालना चाहिए, पर मिनट निकालना चाहिए 400/2, तो कितना हो जाएगा 200। अगर मान लो आपने 4 मिनट काम में लिया तो 400 डिवाइडेड बाई 4, तो पर मिनट कितना हो जाएगा 100। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हमेशा घटती जाएगी। तो इसी प्रकार से जब इसने को ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको दिखेगा ये ग्राफ। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, एक ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेशन रखती है किसके द्वारा, किससे, जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उससे डायरेक्ट लिंक रखती है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा रहे हो उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपकी कॉस्ट बढ़ती है, तो उस कॉस्ट को अपन बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें बात करें द कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेटली विथ द आउटपुट इज़ नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। जिस प्रपोर्शन में आपने आउटपुट बढ़ाया, जिस प्रपोर्शन में आपने वॉल्यूम बढ़ाई, उस प्रपोर्शन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जिस प्रपोर्शन में आपने वॉल्यूम कम की, उस प्रपोर्शन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसको अपन वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपने अगर मान लो कि प्रोडक्शन यूनिट 0 है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये एक, जैसे आप इसको देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ये ऊपर उठती हुई लाइन के तौर पे जाएगी, और ये सीधी लाइन होगी, कभी भी स्टेप लाइक ही नहीं होगी, और ये अपवर्ड होगी ना कि डाउनवर्ड होगी। ये उसी का एग्जांपल दे रखा है, और जैसे अपन ने पिछला देखा है जैसे यूनिट वाला एग्जांपल था उसी प्रकार से इसने यहाँ पे जो मिनट का एग्जांपल दे दिया, टेलीफोन मिनट्स या टेक्स्ट मैसेज सेंड के बारे में। जैसे मान लो अगर आपके मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करने पे 1 रुपया लगता है, तो जैसे आप 2 करोगे तो 2 रुपये, 3 करोगे 3 रुपये, 100 करोगे 100 रुपये। तो ग्राफ में जैसे रिप्रेजेंट करोगे एक्सेस पे नंबर ऑफ टेक्स्ट सेंड करोगे, और वाई एक्स पे आपका जो बिल लगा, आपको जो चार्ज लगा उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा। अब अपन बात कर रहे हैं बिहेवियर की। चलो ये नेक्स्ट टाइम पे अपन पढ़ेंगे, सॉरी ये इसी का पार्ट है। तो बिहेवियर के टाइप में मैंने वेरिएबल और फिक्स के बारे में देखा। तो
तो बी वेरिएबल में अपन ने देखा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। तो एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जबकि फिक्स कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट होता है, चाहे आप बढ़ा देते हो प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाते हो तो भी ये फिक्स होता है। और पर यूनिट की बात करोगे तो पर यूनिट की बात करो तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फिक्स होगी। जैसे मान लो पर यूनिट पहला मैसेज भेजा आपके 1 रुपये लगे, दूसरा मैसेज भेजा तो 2 रुपये लगे, 2 मैसेज, ये 3 मैसेज भेजे तो 3 मैसेज के 3 रुपये लगे। तो टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैसेज यू सेंड, तो टोटल एक्सपेंसेस 3 रुपये, मैसेज कितने सेंड किए 3, तो कितना आया 1 रुपया पर मैसेज आया। वैसे अगर दो एक्टिविटी जो 2 मैसेज सेंड करते हो वहाँ पे भी पर मैसेज कैलकुलेट कर दो 2 डिवाइडेड बाई 2 to 1। तो आप ये ध्यान रखना कि जो फिक्स एक्सपेंसेज को आप देखोगे पर यूनिट, तो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये डिक्रीज होगा। जबकि वेरिएबल की बात करोगे तो ये पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थैंक यू।